मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। देश भर में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। हम सबको पता चल चुका है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, कौन सा कैंडिडेट आगे है, कौन सा कैंडिडेट हार गया है। अभी फिर भी जो स्थिति है सरकार बनने की, वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो देश भर में चौंकाने वाला रहा है। हम सब में से शायद बहुत कम लोगों ने उम्मीद करी होगी कि इंडिया गठबंधन को इतने सारे वोट्स मिल सकते हैं, इतनी सारी उनकी सीट्स निकल सकती हैं। अभी तक यही कयास लगाया जा रहा था कि फिर से मोदी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो यही कुछ दिखा रहे थे कि जो आंकड़ा है वो 400 फिर से छूने वाला है मोदी सरकार का। लेकिन जो रिजल्ट आए वो उसने सबको चौंका दिया। अब किस तरह से राजनीति चल रही है, क्या चाणक्य नीति बन रही है, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आनंद के सहाय साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। जी, आपके आनंद शो सर में के आके बारे अच्छा में लगता है हमें। जी, हमें भी बड़ा अच्छा आनंद लगता है। जी, आनंद सर के बारे में आपको बता दूं, ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी हैं। तो सर, अभी जो आप राजनीति देख रहे हैं, आज का जो दिन गुजरा है, वो क्या लग रहा है कि किस तरफ क्या सरकार बनने वाली है, किस तरफ लोग जुड़ेंगे, किस तरफ लोग हटेंगे, क्या कुछ आप समझ रहे हैं? देखिए, एक तो अभी जो आपने बात शुरू की, मैं जरा सा एक सेकंड उस पर लूंगा। एग्जिट पोल जो है ये पूरी तरह से फर्जी पोल होते हैं। जी। अब ये है कि जो हमारी बड़ी मीडिया है इंडिया में, सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात जो हैं, ये इसी को फैलाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे मौजूदा वो हैं पीएम साहब थे अभी हाल तक 2 रोज कबल, वो जो हैं उनको उनको जरा ऊपर ऊपर दिखलाया जाए कि बहुत इनकी बढ़त है उस तरह से। लेकिन जिन लोगों ने पूरे देश में, जर्नलिस्ट ने और दूसरे लोगों ने जो घूम घूम के देखा है, पब्लिक के मूड को समझने की कोशिश की थी, उनको इस रिजल्ट से जरा भी एक एक कतरा भी के बराबर भी उनको कोई सरप्राइज नहीं हुआ, कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उनको लगा कि यही रिजल्ट होना मुनासिब है, और बल्कि इंडिया ग्रुप को शायद इससे कुछ ज्यादा भी नंबर मिल सकते थे। कहाँ चूक हुई, क्यों हुई, अब वो सब बात की चीज है, वो सब एनालिसिस होती रहेगी। तो ये जो एग्जिट पोल वगैरह है ना, इस पे सिर्फ स्टॉक मार्केट वालों की निगाह थी और इन लोगों की निगाह थी कि एक दिन के लिए खुश कर दीजिए, स्टॉक मार्केट को चढ़ा दीजिए, पैसे निकाल लीजिए अपने बड़े हाई प्रॉफिट के ऊपर, और उसके बाद रिजल्ट तो आना ही है, उसके बाद अल्लाह जाने जो होगा। यही तो सिचुएशन थी उसके बाद। तो कोई चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है ये यही रिजल्ट है। ये रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, भारत की रियलिटी को। जो मोदी साहब की सरकार थी, इससे लोग बिल्कुल नाखुश थे। जो 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 साधारण लोग हैं हमारे देश के, जो एवरेज सिटीजन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े वो तबका जो है, जो कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ जिसकी चलती है, और बड़े बिग बिजनेस वाले हैं, उनको एक तरफ रखिए आप, और पूरी पब्लिक दूसरे तरफ से। ठीक है, मैं जानता हूं कि हमारा समाज जो है, जो मेजॉरिटी हिंदू समाज है, ये कास्ट वास्ट पे बटा रहता है, और उसके हिसाब से भी समीकरण बनते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बावजूद उन सब को पार करते हुए लोगों ने एक तरफ से वोट डालेंगे। नतीजा ये था कि हमारे उस वक्त के पीएम साहब जो हैं, वो वाराणसी में जहां वो कैंडिडेट थे, वो दिन के 12 बजे तक पीछे चल रहे थे अपने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के मुकाबले, पीछे जा रहे थे। पूरे जो गांव के इलाके हैं, देहाती वो लोग जो हैं, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। जब वाराणसी शहर में जैसे जैसे आए, तो जाके इनके सांस में सांस आई थी। तो ये पोजीशन है अभी। अभी अभी सिचुएशन ये है कि बीजेपी जो है, इसकी शिकस्त हो गई है एज ए रूलिंग पार्टी। ये कहने को तो एनडीए थी पहले भी, जिसमें कि बीजेपी प्लस एक दो मामूली पार्टी, जिसके कुल मिला के 2-3 सीटें थी और कुछ नहीं था। एनडीए से बड़ा होती थी, सब लोग इनका दामन छोड़ के चले गए थे कई साल पहले।
अब बची कुछ नहीं थी, बची थी सिर्फ बीजेपी की पार्टी और एक आध छोटी 2-3 सीटों वाली पार्टी। तो जी। जैसे जी चाहे चलाते थे और बड़ी बेरहमी से, बड़े बेरुखी से चलाई इन्होंने गवर्नमेंट को। और इसी बात से जनता जनता के जो कंसर्न्स हैं, जनता के जो मसाइल हैं, इनको इनके ऊपर जरा भी इनका ध्यान नहीं था और सर, उसका हमने ये भी नतीजा। देखा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी एफर्ट्स डाले, महागंगा आरती करवाई उन्होंने वहां पे एक, मतलब धर्म वहां पे जो धर्म को एक बहुत सेलिब्रेशन की तरह वहां पे उन्होंने करवाया। बहुत सारी कैंडल्स जलवाई थी और आरती बहुत भव्य तरीके से हुई थी हाँ वहां पे मंदिर में हाँ, जाते ऐसे जाते। लोग जब लेकिन अभी अपने, जो नतीजे आए हैं उसमें जो मार्जिन दिख रहा है वो 1 से 1.5 लाख के बीच मार्जिन है जीतने और हारने वाले, मतलब यहाँ प्रधानमंत्री को तकरीबन 1.5 लाख का मार्जिन है, तकरीबन 1.5 लाख का मार्जिन है। देखिए, आरती वारती करने से कुछ होता नहीं है। आपके दिल में जो है ना, ईश्वर के लिए, ऊपर वाले के लिए अगर जरा भी वो नहीं है, तो ये सब दिखावे की चीज है, लोग समझ गए हैं। इन्होंने राम जी के नाम पर तो अयोध्या में वो करवा दिया, आधे मंदिर का, आधा आधा बना मंदिर का इनॉग्रेशन करवा दिया। अब बताएं, ये हिंदू शास्त्र के विपरीत है, उससे मेल नहीं खाता है। इसके बावजूद कि बड़ी वाहवाही होगी और हिंदू समाज के अंदर, हिंदू जो है कभी कभी कॉम्युनल, वो है ना फिरका परस्ती वाले, उसमें आ जाता है जब पॉलिटिकल लोग चढ़ाते हैं तो। लेकिन जैसे मुसलमान पागल नहीं, वैसे हिंदू पागल नहीं, वैसे क्रिश्चियन और सिख पागल नहीं है। अवाम पागल थोड़ी होती है। जी। वो, उसको टाइम लग सकता है, 5 साल, कभी 10 साल, लेकिन उनका इंटरेस्ट कहाँ है, फाइनली जाके वो पकड़ लेते हैं उस बात को। अब समझा है उन लोगों ने। अब इसकी वजह से ये अपने आप को इतना प्रेशर में महसूस कर रहे हैं कि हड़बड़ी में, कि जैसे तैसे राष्ट्रपति भवन के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर लगाओ कि हमारे पास इनविटेशन मिल जाए कि आइए आप पहल करिए सरकार बनाने की। अभी बहुत बड़ी आज जिम्मेवारी है। हाँ, जी, बताएं। यही हुआ। आज पीएम ने बैठक बुलाई, पूरे एनडीए गठबंधन की सबको बुलाया, उनसे बातचीत की, 1 घंटे तक मीटिंग चली और ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि 7:30 के बाद एनडीए गठबंधन के साथ मोदी जी जो हैं वो जाएंगे प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और उन्हें प्रस्ताव पेश करेंगे सरकार बनाने का। तो इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रहे हैं मोदी जी? लगना नहीं चाहिए, चूंकि अभी इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होने वाली है। बहुत सी कोशिशें चल रही हैं पिछले 2-3 दिन से, ये कि जो अभी मौजूदा एलाय हैं या सो कॉल्ड एलाय हैं, वो इलेक्शन के 2 दिन पहले एलाय बने हैं ये लोग, क्योंकि लोकल जिन स्टेट्स से हैं वहां पर उसको देखते हुए। चंद्रबाबू नायडू, बिहार में तो नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो थोड़े रोज पहले आ गए थे, इंडिया में ही थे वो भी पहले। और जो भी है उनके अपने रीजंस रहे होंगे, चले आए इस तरफ। तो ये सब जो है ना, वो है ना, मानसून वाले एलाय हैं। बादल आए तो बारिश हो गई, बादल खिसक गए, हवा चली, बादल खिसक गए तो एलाय भी खिसक गया। तो इस तरह के एलाय हैं ये लोग। सब सब देखते हैं, अपना फायदा देखकर चलते हैं। आज जो है, अभी ये देखना है कि इन एलाय में से कुछ लोग जो हैं, क्या अभी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं एनडीए, मतलब मोदी जी के साथ भी, अमित शाह और मोदी के साथ, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वालों के साथ भी। तो एक तो सिनेरियो ये बन रहा है, और दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जहां पर लोगों का की निगाह कम पड़ती है, वो ये कि आरएसएस नाम की जो है संस्था, जो जो इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहता है, लेकिन हिंदुत्व जो है, उनके जो आइडियोलॉजिकल वो है, उसकी वो अम्मा है। बीजेपी को उसी ने जन्म दिया है 1951 में, और बीजेपी के साथ बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन चलता है। बीजेपी का अपना कोई कैडर नहीं होता, आरएसएस के कैडर बीजेपी का सारा कामकाज चलाते हैं, खास तौर से इलेक्शन के मौके पे। इस दफे इलेक्शन जब आया तो आरएसएस ने हाथ खींच लिया अपना, इनके साथ नहीं चले। अब बीजेपी के अंदर सीनियर लीडर तो कई सारे हैं, मोदी से ज्यादा सीनियर हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं। मोदी साहब ने जिस तरह से इन सब को इतना जलील किया है पिछले 10 साल में, तरीके से किनारे किया है, उनके ऊपर यहाँ तक के फॉल्स एलिगेशन लगाने की इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश की है। अब लोग ये सब याद कर रहे हैं। अब ये उनकी, देखिए उनकी सोच ये है
कि हमने आपके हाथ में सब कुछ सौंप दिया, 2 बार आप बड़े अच्छे नंबर लेके आए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस बार जो है आपकी हमारी पार्टी जो है आपके रहनुमाई में, ये तो जो हाफवे मार्क है वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, हम उससे काफी पीछे रह गए हैं, 30-32-35 सीट पीछे हैं हम उससे। तो आपको क्या कोई राइट है, मॉरल राइट कंटिन्यू करने का? ये 2 एलाय अगर हट जाएं तब तो बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। तो ऐसी सूरत में क्या हम आपको आज भी अपना लीडर मान के चलें? क्या ये ठीक रहेगा? क्या ये जनता के प्रति जवाबदेही की जो बात होती है उसके हिसाब से ये क्या उचित रहेगा? ये सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। जी, आज सुबह एक वीडियो वायरल हुई बहुत ज्यादा, जिस प्लेन से नीतीश कुमार आ रहे थे दिल्ली, उसी प्लेन पे तेजस्वी भी बैठे हुए थे उनके साथ। पहले वो पीछे बैठे हुए थे, फिर एक फोटो आई जिसमें वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और बात करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद वो उन्हें मना रहे हैं कि इंडिया अलायंस में वो शामिल हो जाएं। तो अभी तक लोग अभी भी यही कयास लगा रहे हैं कि शायद एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार लें और इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं। आपको क्या लग रहा है कि ऐसा होने की कोई उम्मीद है? अब इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नीतीश और ये जो हैं इनके यंग मिस्टर यादव, तेजस्वी जो हैं, एक ही शहर में रहते हैं, अभी एक पार्टी में एक ही गवर्नमेंट चला रहे थे। इनके तेजस्वी के फादर जो हैं इनके बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों सोशलिस्ट कैंप से निकले लोग हैं, इनमें बहुत अच्छी जान पहचान है, दोस्ताना वो है, और ये तेजस्वी उनको चाचा कहते हैं आज भी। तो ये सारी बात है, तो क्यों वो साथ बैठ के चले हैं, हालांकि वो मुख्तलिफ सोच के होंगे फिर भी साथ चल सकते हैं, उसमें क्या है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि पिछले 2-3 दिन से ये कोशिशें चल रही हैं, हर तरफ के लोग हर तरफ के लोगों से बात कर रहे हैं, इनसे भी बात हो रही है, तेजस्वी कर रहे होंगे, तेजस्वी के फादर कर चुके हैं लालू जी, और दिल्ली से और कई दूसरे जगहों से भी लोग कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब, या तेलुगु देशम के लीडर चंद्रबाबू नायडू साहब जो कि अभी अभी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये लोग अपनी पार्टी का और अपना जो फायदा है उसको देखते हुए नेगोशिएट करेंगे, दोनों तरफ नेगोशिएट करेंगे ये। तो इसलिए अभी ये कह सकता इतना आसान नहीं है कि इन नेगोशिएशंस का रिजल्ट क्या रहेगा कल तक। जी, आज जो बैठक हुई है तो उसमें ये सारे लोग शामिल थे, चंद्रबाबू भी शामिल थे, नीतीश बाबू भी शामिल थे, और जो 1 घंटे की बैठक हुई और फिर सब बाहर निकल गए। इसके बाद तुरंत ही ये रिपोर्ट आ गई कि अब ये सरकार बनाने की जो पेशकश है वो पेश करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है उसमें मोदी जी ने सबके जो ऑफर्स थे, जो उन्होंने मांग कर रखी थी, वो मान लिए हैं? हम नहीं, अभी इतनी जल्दी तो नहीं, इतना वक्त तो नहीं है, क्योंकि जो सुनने को आ रहा है कि नायडू साहब जो हैं वो उनकी डिमांड है कि स्पीकर का पोस्ट जो है हमारे पास हो, तेलुगु देशम के पास हो, स्पीकर बीजेपी का ना बने, क्योंकि उनको मालूम है कि पिछले सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बीजेपी के जो स्पीकर साहब थे उनका क्या रवैया रहा है। तकरीबन 150 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ऐसा कभी देखा गया किसी डेमोक्रेसी में? तो तानाशाही में होता है कि सबको उठा के जेल में डाल दीजिए। तो ये सब जो है ये समझते हैं, मोदी जी को सब लोग समझ चुके हैं। लेकिन अगर वो शख्स सरकार बना ही ले, क्या मालूम, इसीलिए जरा संभल के चलो, यही है, दूसरों की भी बात सुनो। अब मुझे नहीं मालूम कि इन्होंने नेगोशिएशन में उनके सामने क्या रखा है पॉइंट, और कितने पर माने कितने पर नहीं माने, ठीक है, ये सब अभी खुल के बात निकली नहीं है। लेकिन ये जो कोशिश आज शायद पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में वो तब्दील हो गई, इनकी बैठक, मुझे नहीं पता, ये कोई कह रहे थे। तो आप जो है एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी जितने एमपीज इलेक्ट होके आए हैं एनडीए के टिकट पे, उन सबकी एक फॉर्मल मीटिंग, जिसका एक रेजोल्यूशन ये है कि हम मोदी जी को अपना लीडर मान रहे हैं। क्या ये वो ऐसी मीटिंग थी, वो भी जानना जरूरी है। लेकिन नहीं, जो मुख्य चेहरे थे अपनी अपनी पार्टियों के, सिर्फ वो लोग शामिल थे उसमें। हाँ, उसी एनडीए के एमपी
क्या वो सारे एमपीज थे? कि सारे एमपी उस मीटिंग में थे या नहीं थे? सारे सारे थे? नहीं। नहीं थे। लेकिन उसके पहले तरीका ये है, पुराना ट्रेडिशनल जो है, कि पहले बीजेपी पार्टी जो है, जहां से ये निकल रहे हैं मोदी साहब, पहले इनकी पार्टी के एमपीज एक मीटिंग बुलाएं, उनमें इनको अपना लीडर डिक्लेयर करें। उसके बाद ये जो है फिर उस बिना पे बीजेपी, तो जो इनके अपने सपोर्टिंग पार्टीज हैं, उनके साथ मिलके उनके सारे के सारे एमपीज इकट्ठा बैठें, एक फॉर्मल तरीके से रेजोल्यूशन पास करें, उस रेजोल्यूशन को लेके जाएं, तो प्रेसिडेंट जो हैं फिर भी उस पर कहेंगे ठीक है मैं इसको देखती हूँ क्या। लेकिन ये पूरी कोशिश है हड़बड़ हड़बड़ में कि प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेशर डालो कि जल्दी से मोदी को बुलाओ ओथ लेने के लिए, ओथ ऑफ ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर लेने के लिए। कल जो बीजेपी के पार्टी दफ्तर में सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में जो मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कि जो कल तक प्राइम मिनिस्टर थे, जो अब केयरटेकर हो गए हैं, वो जो है उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि ये तीसरी बार हमारी जीत हुई है। कौन सी जीत हुई है आपकी? कितने नंबर लाए आप? अब जो लड़का 100 में 30 नंबर लेके आया है, जबकि पास मार्क 45 है, वो कहे कि मेरी जीत हो गई है, क्योंकि मेरे नंबर बढ़वाने के लिए ये भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हैं, ये भी लगे हैं। यही सब तो चल रहा है। अब प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं हमारी, मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वो ये कह सकती हैं, ये सब हुआ है 1991 के बाद से, यही ट्रेडिशन है हमारा। जबकि कोalition वाली सिचुएशन आती है, जबकि शिफ्टिंग सिचुएशन है, लोग यहाँ भी जा सकते हैं, वहां भी जा सकते हैं, कभी कभी तो इनसे चिट्ठियां ली गई हैं, तो वो सब है। अल्टीमेटली प्रूव तो होगा ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। चिट्ठी बिट्ठी से कुछ प्रूव नहीं होता। आज चिट्ठी आपने लिख के दी, कल कहेंगे मैंने नहीं लिखी थी, वो फर्जी चिट्ठी है। अल्टीमेटली प्रूव तो वही होगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कुछ तो यार्डस्टिक हो प्रेसिडेंट के पास। वो कवायद होती है या नहीं होती है, सब लोग बहुत सीरियसली इसको देख रहे हैं। आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में वो भी देख रहे हैं, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, बीजेपी के दूसरे टॉप लीडर्स मोदी जी के अलावे, वो भी देख रहे हैं। राजनाथ सिंह है उसमें गडकरी साहब हैं, और हैं लोग उसमें, क्या शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। सर और भी मेरा एक दो सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जहां तक हमने देखा इन 10 सालों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, स्पेशली आने वाले पिछले जो कुछ साल गुजरे हैं उनमें पूरी ताकत झोंक दी। हर तरीके से जो विपक्ष है उसको कमजोर करने की कोशिश की, चाहे आप जो भी आसपास के मामले रहे हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रही हो, या फिर कांग्रेस का बैंक अकाउंट सील कर दिया हो, रोक दिया हो, तो हर तरह से कोशिश की बीजेपी ने कि किसी भी तरह वो फिर से इस बार आ जाए। लेकिन फिर भी जो आंकड़े आए वो बहुत हैरान कर देने रहे। क्या कमी छोड़ दी बीजेपी ने? कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई उससे? आपको क्या लग रहा है? कोई कसर नहीं छोड़ रखी इन्होंने। ये चाहते थे कि ऑपोजिशन चुनाव में आ ही नहीं सके, उसकी हर कोशिश की गई। और असल बात तो ये है कि जनता जो है, पब्लिक है, अवाम हमारी इतनी नाखुश थी इनसे कि इनका हर जो एक्शन है उनको नागवार लगता था। क्या क्या नहीं बोल गए चुनाव के कैंपेन में। हमारे पूरी माइनॉरिटी जो है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारे देश की, उनको इन्फिल्ट्रेटर का। अब ऐसा शख्स जो है हमारा रहनुमा बनने के काबिल है ये। सर इसमें ईसीआई ने भी कोई कदम नहीं उठाया, इलेक्शन कमीशन ने भी कोई कदम नहीं उठाया, ये बड़ी हैरानी की बात है। ये नकली ईसीआई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होना तो चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तो इनके हैंड पिक्ड नॉमिनेटेड बॉडी है। ईसीआई के सिलेक्शन के रूल्स इन्होंने तब्दील किए नवंबर, नया लॉ बनाया, नया कानून बनाया नवंबर में। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे उस पैनल पे, उसको हटा करके गवर्नमेंट के मिनिस्टर को डाल दिया। ये कोई ईसीआई है? ये तो रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, उनको उठा के अफसरों को डाल दिया वहां पर। ये सब वही हो रहा है जो पाकिस्तान में होता रहा है।
तो अभी जो लग रहा है, जो मान लीजिए कि बीजेपी से अभी जो अलायंस है एनडीए की, बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू, तीन बड़े वो नाम है। तो अगर इसमें जो चंद्रबाबू हैं वो भी हट जाते हैं और नीतीश बाबू भी हट जाते हैं, वो अलायंस में भी जाके जुड़ जाते हैं, तो भी अलायंस की सरकार तो फिर भी नहीं बन पाएगी, ये बन जाती है। इंडिया अलायंस की। हाँ, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके नंबर जो है एनडीए से, ये सो कॉल्ड एनडीए से आगे चले जाते हैं। नहीं सर, नहीं जाएंगे ना। जैसे 234 अभी इंडिया के टोटल नंबर है, और हाँ, अगर 28 इधर जोड़ भी दिए जाएंगे तो भी 260 टोटल बन रहे हैं, और अब बनाने के लिए चाहिए 272। तो मतलब नहीं 12 जो बनाने है। के, लेकिन नहीं वो मैं नहीं कह रहा, बनाने के लिए जी 272 चाहिए। जी तो ये जो है इस बात के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो सो कॉल्ड एनडीए है, 292 या क्या नंबर है उसका देख लीजिए, उसमें उतने कम कर दीजिए, 292। जी तो जी। उससे 200 आगे बढ़ जाते हैं। वो तो दोनों के दोनों 272 से कम होंगे, लेकिन फिर ये नंबर 1 हो जाते हैं नहीं प्री नहीं, तब पोल। फिर भी नहीं हो पाएंगे। उनकी 8 सीट कम रहेगी और इधर 12 सीट कम रहेगी। अगर वो हाँ तो 28 वो के देखो, टाइम पे आ भी जाएंगे। नहीं एलाइज तो और भी है ना भाई, आप देखिए जब ये एक प्रोसेस शुरू होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, जी ये लाइफ है, जी ये पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ है। सब लोग देखते हैं कि किस हवा का रुख क्या है। जी, मतलब यानी उसको, और भी जो इंडिपेंडेंट जिन्होंने हाँ लड़ा हाँ, है और जीत बड़े गए हैं, वो भी इधर जुड़ सकते एक हैं। एक नया प्रोसेस, एक नया प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी फिर देखिए क्या फिजा बनती है, नहीं मालूम। हम लोग अभी अंधेरे में हैं, हम लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन जी एक वो बहुत बड़ा स्टेप होगा वो। अब आप जो भी फरमा रहे थे वो होता है नहीं होता है वो देखने वाली बात है। कोशिशें चल रही हैं, आरएसएस हेडक्वार्टर में कोशिश लगी है, बीजेपी के अंदर जो सीनियर लीडर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पीएम बनने से रोकिए, क्योंकि ये हमारे लीडर बनने के काबिल नहीं है ये शख्स। ये है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, जी सर। क्योंकि जी मेरी एक इंटरव्यू और है, 8 बजे स्टार्ट जी, होने को है। ठीक है। हमें टाइम देने आप के लिए आपका बहुत नहीं, बहुत आपसे शुक्रिया। आपने हमसे इतनी आपसे लंबी बात बातचीत करके, करी। आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपके चैनल पर आना मुझे पसंद है। थैंक यू सो तो मच सर। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया उसके लिए। ठीक है जी। थैंक यू। ठीक है, तो आपने सुना आनंद के सहाय साहब को। इनकी जो भी बातें रही, आपको क्या क्या समझ में आया और किस तरह से जोड़ तोड़ करके कौन सी सरकार बन सकती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। थैंक यू सर। थैंक यू।